हेलो बच्चों। तो आज हम नए सिरे से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। यानी हम क्लास ट्वेल्थ की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है यानी पहली जो यूनिट है वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हमें पहला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है। तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्टरी जो लेसन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसमें हम हमेशा ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको जो पहला लेक्चर हो वो इंट्रोडक्शन होगा केवल और केवल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में हम, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो अभी नहीं पहुंचेंगे। आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो है चार्ज के बारे में, केवल और केवल चार्ज के बारे में। यानी चार्ज हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। यानी क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा बहुत बड़ा जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैग्नेटिज्म को कवर करता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है एक कि चार्ज जब रेस्ट पे हो, पहला केस, और दूसरा केस होता है जब चार्ज मोशन पे हो। ठीक है। तो अभी चार्ज मोशन पे आएगा वो तो बहुत दूर गया, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, काफ़ी हद तक हो जाएगा, 50% कोर्स के बाद ही आएगा चार्ज जब मोशन पे होगा। ठीक है। अभी हम बात करेंगे चार्ज रेस्ट पे जब होगा। यानी जब चार्ज रेस्ट पे होंगे तो हमारा जो सिलेबस आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और अगर हम चार्ज मोशन की बात करते हैं, यानी जब चार्ज गति में होगा, तो वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यानी यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा करंट डेंसिटी, करंट के बारे में। ठीक है। जो कि तुमने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, ये सब आपको यहाँ पर चार्ज इन मोशन में मिलने को मिलेगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज के बारे में ही। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो चार्ज पे बेस्ड है। तो हमारा जो पहली हेडिंग पढ़ने वाली है चार्ज। ठीक है। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यानी ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी हम चार्ज को कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि चार्ज है क्या, कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते। ठीक। यानी जैसे एक एग्जांपल में तुम्हें समझ में आ जाएगा, मास, क्योंकि अभी नया नया है ना, चार्ज डील नहीं कर पा रहे होगे है। तो जैसे मास होता है, तो मास के अंदर भी आप नहीं बता सकते हो कि क्या है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। खाली हम जानते हैं कि मास होता है, ठीक है, ये 4 kg है, 5 kg है, इतना ही जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो चार्ज होता है वो भी ऐसा ही होता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास की, इसके बारे में बता नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया, बस चार्ज होता है किसी मैटर के अंदर। ठीक है। तो मास के बारे में भी समझ गए आप हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखिए, मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। यानी चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। यानी जहां पर भी चार्ज जाता है या आएगा तो वहां पर मास आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। यानी चार्ज खुद के साथ मास को भी लेके जाएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है कि मास कम्स विथ ऑलवेज चार्ज। यानी मास चार्ज के साथ नहीं जा सकता, चार्ज लेकिन हमेशा मास को लेके चलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। ये आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है। जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। और इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल क्यू।
जो सिंबल होगा हम प्रदर्शित करेंगे इसको क्यू से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी एक अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास भी एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वैसे ही चार्ज तुम्हारी जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में इतना सारा पता चल गया, ठीक है। तो और क्या मिलेगा यहाँ पर, इतना ही होगा बस। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, सिंपल सिंपल सी चीजें आएंगी जिसके बारे में तुम्हें काफी कुछ पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो रब करें, आगे बढ़े, ठीक। तो नोट कर लेना अपने हिसाब से, नोट्स आप लोग बनाना। क्लियर हो गया? तो हम चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस जान लेते हैं, चार्ज और मास के बीच में। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सिंपल से है। चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक प्लस चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और नेगेटिव। ऐसे मास जो होता है तुम्हारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि -3 kg, -4 kg, -5 kg दे दो। मास यानी पॉजिटिव होता है, और चार्ज जो होते हैं तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लियर हो गया? और भी जो तुम्हारा मास के बारे में बात करते हैं, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। ठीक है? तो मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। तो चार्ज जो है वो स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं, उसका कोई नाता नहीं है, ठीक है। लेकिन मास जो है स्पीड के साथ चेंज होता है। तो तुमने एक क्लास 11th में एक फॉर्मूला सुना होगा, 11th पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, याद होगा ना 11th तो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। 11th का भी जो हमारा एक दो वीडियोस के बाद 11th के भी हम सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो, जो मास का एक फॉर्मूला होता है 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो। मास का फॉर्मूला होता है m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। क्लियर हो गया? तो जहां पर m0 होता है वो होता है रेस्ट मास, क्या होगा, रेस्ट मास, और v² जो भी तुम्हारे मास की स्पीड है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। तो आप देखो कि मास जो होता है वो कैसे स्पीड के साथ चेंज होता है। अच्छा, स्पीड देखो, ये है रेस्ट पे मास, जो कि रेस्ट पे जिसका जो कांस्टेंट मास है, ठीक है। अगर आप कोशिश करो इसको थोड़ा बहुत बढ़ाने की, चलो मान लिया कि मैं v को कुछ आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक। तो मैंने मान लिया कि आप 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, तो यहाँ पर रखो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 100 मीटर का स्क्वायर यानी 1000, ठीक है। समथिंग इधर आएगा, कुछ कटेगा पीटेगा, नीचे डेसिमल में आ जाएगा, समथिंग अपॉन कुछ, डेसिमल छोटी संख्या है बहुत, ठीक है। तो उसको काटोगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, यानी m0, यानी टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी m की वैल्यू थोड़ी बढ़ने लगेगी। यानी वेलोसिटी बढ़ाने से, यानी जो भी मास की वेलोसिटी बढ़ रही है उसके साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा जो स्पीड वाले जो मास है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दिख रहा होगा है? जैसे अच्छा एक सिंपल सा, अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जाने लगो, लाइट ऑफ स्पीड की स्पीड से अगर तुम ट्रेवल करने लगोगे, तो c² हो जाएगा यहाँ पर, है उतनी हो जाएगी, c² अपॉन c², यानी c² से c² कट जाएगा, यानी 1 - 1 हो जाएगा, तो यानी 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। यानी लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रेवल करोगे तो जो तुम्हारा मास होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी यहां से समझ में आया तुम्हें, जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ, चलो नोट कर लो इसको। लेकिन यहाँ पर जब तुम चार्ज के बारे में डील कर रहे हो,
लेकिन चार्ज के बारे में जब डील करोगे तो चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पीड के साथ वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ लेकिन मास जो इसके चार्ज के साथ जो मास आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, चार्ज कम्स विद चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी उसका मास तो बढ़ेगा लेकिन चार्ज कोई, अगर 2 कूलम है, 5 कूलम है, 6 कूलम है, तो वो उतना ही रहने वाला है। ठीक है। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्मूले का यूज आपने तब नहीं किया था, क्योंकि तब हम क्या करते थे, यहाँ पर वेलोसिटी 11th की बात करो, वेलोसिटी जो होती थी 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, इतनी तक जाते थे। तो जिससे क्या होता था, यहाँ पर 10⁸ बहुत हाई, यहाँ पर छोटी वैल्यू, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समथिंग समथिंग ये क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये समथिंग समथिंग बहुत ही कम है ना। तो यानी इधर जो जब एलसीएम लोगे तो इसमें से इसको घटाओगे, सी का स्क्वायर तो और बड़ा, यानी 10⁻16 हो जाएगा, 9 × 10⁻16। तो 9 × 10⁻16 में से ये छोटी सी वैल्यू घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी ये लगभग क्या हो जाएगा, ये लगभग सी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला भी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, देन यानी रेस्ट मास भी क्या हो जाएगा, जो एम होगा वो रेस्ट मास के इक्वल आने लगेगा। क्लियर हुआ, यानी एम इक्वल टू m0 बचेगा। तो जिससे क्या होता था कि हम वहाँ 11th में इसके बारे में डील नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं इस बारे में इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज के बारे में डील कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जिनकी स्पीड जो होती है 10⁵, 10⁷ तक आपको मिलेगी, तो यानी वहां पर खेल बढ़ आएगा, इसका यूज होने लगेगा, यानी m डिपेंड करेगा स्पीड पे, इसलिए इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया, इसको नोट करो। और भी आप छोटे छोटे डिफरेंसेस देख सकते हो कि चार्ज जो होते हैं, अपोजिट साइन के जो चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है, और जो सेम साइन के होंगे वो रिपेल करेंगे। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, चाहे जितना छोटा मास हो या जितना बड़ा मास हो, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिपेल करते हैं। क्लियर हो गया, चलो नोट करो, कर लिया, रब कर दो। हाँ वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो चीज संरक्षित रहे। आपने बहुत सारे 11th में पढ़े होंगे, अब मैं बोल रहा हूँ कि 11th में पढ़े होंगे, क्या सर आप भी 11th की बात कर रहे हैं, हम तो भैया 11th पढ़े ही नहीं थे, हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा ना, लेकिन जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो बहुत फेमस लॉ था। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यानी कोई भी चीज कंजर्व रहे, वो खत्म ना हो, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कंजर्वेशन का हिंदी में मतलब होता है संरक्षित, संरक्षित रहे। क्या रहे, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित रहे, यानी नष्ट ना हो, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड है। चार्ज कैन नीदर बी, चलो लिख ही देता हूँ, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो तुम, जैसे एनसीईआरटी की बुक में दी रहती है, इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इसका मतलब आइसोलेटेड का मतलब रुद्धोष्म
ठीक है, यानी जिससे कोई भी चीज बाहर ना निकल पाए, ना ही अंदर आ पाए दोबारा। एक बार चली गई तो चली गई, उसके बाद आपने अगर उसको पैक्ड कर दिया है तो उसके अंदर से ना ही बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा 11th में। क्लियर है, 11th की चीजें बहुत सारी आ रही है यहाँ पर। तो इन्हें आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, या दूसरी डेफिनेशन तुम बता सकते हो, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। एक रूप से दूसरे रूप में आप इसको भगा सकते हो, इधर से उधर ले जा सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्लियर है, तो यानी इसको आप ना ही हिंदी में आप लिखो, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं क्या, आवेश ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्ड किया जा सकता है। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन है, किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो हमेशा नियत रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे मैं एक आइसोलेटेड बॉक्स लेता हूं, आइसोलेटेड बॉक्स जिसके अंदर में 2 कूलाम 1 कूलाम और माइनस का 4 कूलाम। तो मैंने ये तुम्हें एक बॉक्स दिया है जो कि आइसोलेटेड है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉक्स को मैंने हिला दिया खट 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 करके। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज आपस में टकराएंगे और एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर 2 कूलाम है, यहाँ 1 कूलाम है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले में यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाता है 4 कूलाम, यहाँ पर आ जाता है 3 कूलाम। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए इस वाले में, ये बताना है। क्लियर है, तो हमारी डेफिनेशन बोलती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ऑलवेज भी कांस्टेंट, यानी हमेशा नियत रहेगा। तो इसके अंदर जितना भी होगा नेट चार्ज, इसके अंदर भी उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये 2 और 3 यानी -4 यानी कि -1 कूलाम है इसके अंदर चार्ज। क्लियर हो गया। और अच्छा यहाँ पर बताओ, 4 कूलाम 3 कूलाम, तो यानी 7 कूलाम हो जाएगा, यानी -1 यानी 8 कूलाम इसके अंदर चार्ज होगा। है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, -8 कूलाम। तभी तो -1 नेट, इसके अंदर भी नेट -1 कूलाम बचेगा। तो यानी यहाँ पर -8 कूलाम चार्ज आ जाएगा। किस डेफिनेशन से आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, तो आगे वाले आगे बढ़े। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, अगली हेडिंग डालो आप, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले तो मतलब समझो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी जो चीज फिक्स्ड हो, फिक्स्ड अमाउंट हो, जिसका अमाउंट कैसी हो, फिक्स्ड अमाउंट में हो, वो चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब जो चीज फिक्स्ड अमाउंट में हो, यानी वो नियत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूर्णांक नंबर हो, उनमें पूर्णांक हो, पूर्णांकों का गुणनफल हो। क्लियर हो गया। तो क्वांटाइजेशन का मतलब विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, ये समझ में आया। तो इसमें डेफिनेशन लिखने से पहले आपको बताया जाए कि फंडामेंटल चार्जेस क्या होते हैं। देख लो, फंडामेंटल चार्जेस। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्जेस क्या होते हैं, फंडामेंटल चार्जेस जो किसी भी जगह इंडिपेंडेंटली घूम सके। ठीक है, तो हमारा जो सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको तुमने जिसके बारे में सुना होगा, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर हो गया। ठीक है, ये सबसे, इससे छोटे भी होते हैं, क्वार्ट्ज भी होता है। क्वार्ट्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, लेकिन वो सबसे छोटी तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट कर सकते हैं। यानी ये चीज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं हर जगह। ठीक है, तो यानी हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्जेस, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की। ठीक, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन, लिखो, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन
चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल ऑफ integers of a fundamental charge. Charge exists in multiple integer of fundamental charge. ठीक है, यानी चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑफ इंटीजर फंडामेंटल चार्ज. कैसे? फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा. ठीक है, ये तो मतलब है फिक्स अमाउंट में हो, यानी 1.5 ना हो, डेसिमल में ना हो, 1.3 ना हो, 1.4 ना हो, 1.5 ना हो, ऐसी चीजें ना हो. ठीक है, कैसा हो? फिक्स अमाउंट में हो, यानी 1 हो 2 हो. जैसे रोटी आप कहोगे 1 रोटी दो, 2 रोटी दो, ऐसे तो नहीं कहोगे 1/4 रोटी दो, 1/3 रोटी दो, या टॉफी आधी टॉफी दो दुकानदार से, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो. तो क्या होता है, जो हमारे पास क्वांटाइजेशन का मतलब है कि वो चीज फिक्स्ड हो, यानी पूर्णांक में हो, इंटीजर्स हो, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्जेस. तो यानी एग्जांपल में अगर दूं तुम्हें, कैसे एग्जांपल का मतलब, जैसे कि 1e इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीपल 1e हो, या -1e हो सकता है इंटीजर का मल्टीपल, या 2e हो जाए, या -2e हो जाए है, या 3e हो जाए, या -3e हो जाए, या 4e हो जाए, या -4e हो जाए. अब तक तो समझ गए हो कि आखिरी वाला क्या आने वाला है, यानी ne हो जाए या -ne हो जाए. तो यानी किसी भी द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा. क्लियर हो गया? इंटीजर मल्टीपल होगा. तो यानी किसी बॉडी के अंदर फॉर्मूला आने वाला है, अब तक तो समझ गए हो फॉर्मूला क्या आने वाला है, यानी किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज. क्या बात समझ में आई? Q is equal to NE, where N belongs to +-1, +-2, +-3, ऐसे चलेगा, डॉट डॉट डॉट, 0 से स्टार्ट होगा, 0 भी आता है इंटीजर्स के अंदर. तो Q इज इक्वल टू NE, बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला आ गया, जो कि तुम्हें मजे में ही ऐसे आ गया. ठीक है, तो चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो चीज फिक्स्ड अमाउंट में हो, और किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो किसका मल्टीपल होगा, फंडामेंटल चार्जेस के इंटीजर मल्टीपल होंगे. क्लियर हो गया? तो ये फंडामेंटल और चार्ज है. आगे बढ़े, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बढ़ो. चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे. तो लिखो, क्वेश्चन लिखो. हाँ, तो क्वेश्चन लिखो, कैन अ चार्ज ऑफ, चलो लिख लो, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻18, कितना दिखाई दे रहा है? 3 बी चार्ज ऑफ इतना कूलम बी गिवन अ बॉडी. यानी क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी बॉडी के अंदर 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज दे सकते हैं उसको, या नहीं दे सकते? बस इतना क्वेश्चन, सिंपल सा है. इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे. क्लियर है? तो देख लेते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला जो है Q इज इक्वल टू NE है. जहां पर हमें वैल्यू पता है Q की गिवन है, ये जो हमें बॉडी को चार्ज जो है ये दिया है. ठीक है, E की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है, इंटीजर. अब हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे. अगर N इंटीजर आ जाता है, मैंने बोला ना कि N होना चाहिए इंटीजर, अगर डेसिमल में आ जाएगा तो नहीं दे सकते हैं चार्ज. अगर हमारे पास इंटीजर आ गया
तो हम बोलेंगे हाँ भाई हम इस बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। चलो पुट कर दो फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 18 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻, माइनस का 19 कूलम। चलो काटो भाई, n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻, माइनस का 18 अपॉन में क्या है 1.6 इंटू 10⁻, माइनस का 19 है। ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा प्लस का 19 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻1 बचेगा, यानी क्या जाएगा 20। क्या 20 एक इंटीजर है? हाँ 20 एक इंटीजर है, यानी यस हम इस बॉडी को 3.2 इंटू 10⁻, माइनस 18 कूलम दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 20.1 20.2222 ऐसे कुछ आ जाता तो हम बोलते नहीं, हम इसको चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आ रही है। ठीक है, बड़े हलवे हलवे से क्वेश्चन होंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, अभी तक कुछ इतना हैवी चीज नहीं आई है। अभी तक हम खाली और केवल चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो रब करो, चलो बहुत अच्छे। तो अब हमारे जो बुक में है एक चैप्टर और टॉपिक और दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि किसी बॉडी को कैसे कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, बॉडियों को वे टू चार्ज ऑन ऑफ बॉडी। ठीक है, वे टू चार्ज, हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। वे टू चार्ज, चार्ज देने के कितने कितने रास्ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज बहुत तरीके से, हम पहला जो हमारा केस बनता है चार्ज गिवन बाई कंडक्शन है। सेकेंड जो हमारा है चार्ज गिवन बाई कन्वेक्शन, और थर्ड हमारा है, थर्ड मेथड फ्रिक्शन। क्लियर हो गया है? ठीक है, फ्रिक्शन मेथड है पहला हमारा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, देन फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब है कि बॉडी टच में हो, ठीक है, और यहां पर विदाउट टच कन्वेक्शन में। इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय टचिंग मेथड, बाय विदाउट टचिंग मेथड। ठीक है, और फ्रिक्शन में तो टच होगा ही होगा क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब होता है दो चीजें ऐसे रगड़े आपस में, घर्षण। ठीक है, चलो एग्जांपल के फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें टच करके दिखाना है आपको। तो बड़ा ही सिंपल सा है। लो एक तुम बॉडी ले लो जिसके अंदर प्लस चार्ज भरा हुआ है, और दूसरी बॉडी तुम ले लो न्यूट्रल। ये तो तुम लाए हो और इसको तुम्हें चार्ज करना है, ये न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल यानी उदासीन। अच्छा उदासीन है मतलब क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है? बताओ, चार्ज है या नहीं है? हाँ इसके अंदर चार्ज है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? चार्ज नहीं है, नहीं, चार्ज उसमें है लेकिन चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जिससे क्या होता है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके उदासीन बन जाते हैं। इसके अंदर क्या है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। क्लियर हो गया? ये तो केमिस्ट्री में है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ है। ठीक है, अब बाय टचिंग मेथड है। अब क्या करोगे तुम? ये प्लस वाले चार्ज को यहाँ पर, ठीक है, और न्यूट्रल बॉडी को इसके साथ टच करोगे। ठीक है, तो हुआ क्या? इसके अंदर
प्लस और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे हैं। अच्छा, प्लस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना और पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारना। ऐसे धक्का मारेगा या नहीं मारेगा, ठीक है। तो यानी होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इस साइड आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अरे सॉरी, इसमें ऐसा नहीं होता। होगा क्या, ये तुमने जब टच किया तो ये प्लस चार्ज क्यों गया, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे न्यूट्रल बॉडी में, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो कुछ चार्ज टच कराने के बाद, बड़ा सिंपल सा केस है, यहाँ पर सपोज दैट 3 चार्ज बचे और यहाँ पर 1 चार्ज चला गया। हाँ, बराबर भी जा सकते हैं, 2 चार्ज उधर 2 चार्ज इधर, वो बॉडी पे निर्भर करता है किस मैटर की बनी है, किस शेप की बनी है, किस साइज की बनी है, ठीक है। तो यानी नोट पॉइंट लिख सकते हो फर्स्ट वाले के लिए, नोट पॉइंट लिख सकते हो क्या, नोट पॉइंट लिख लो। इफ शेप एंड साइज लिख देता हूं, चलो लिख दूं। इफ शेप एंड साइज एंड मटेरियल एंड if shape and size and material of both conductor is same, of both conductor is same, ठीक है। ये कब होगा, if shape and size and material of conductor, if shape and size and material of both conductor is same, तो देन क्या होगा, चार्ज तुम्हारा इस बॉडी में जितना होगा उस बॉडी में भी उतना ही ट्रांसफर होगा। आधा जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। क्लियर हो गया, यानी दोनों बॉडी के ऊपर सेम अमाउंट का चार्ज आ जाएगा। कब, जब शेप साइज एंड मटेरियल उनके क्या हो, सेम हो। क्लियर है, मटेरियल भी सेम हो, यानी अगर कोई आयरन का बना हुआ है तो आयरन का ही बना हो, ठीक है। उसका शेप भी सेम हो। अब सेम जो शेप है, साइज है, वो थोड़ा अलग अलग है दोनों का, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल कैसा बना है या शेप कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से चार्ज का ट्रांसफर होगा। क्लियर है, अभी के लिए पॉइंट हो गया। अच्छा, ये जो बॉक्स मैंने गोले बनाए हुए हैं वो क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है नॉन कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर तो जानते होगे ना, धातु, मेटल्स हैं, जिसके अंदर चार्ज करंट फ्लो करते हैं, वो चीजें कंडक्टर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब चार्ज विदाउट कांटेक्ट में हो, बॉडीज बिना कांटेक्ट किया हो, विदाउट कांटेक्ट, आगे बात करते हैं विदाउट, यानी विदाउट टच। क्लियर हो गया। तो विदाउट टचिंग में क्या करो, लो फिर से एक तुम्हारे पास बॉडी गिवन है तुम्हें, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। अब तुम्हें इसको चार्ज करना है। कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है, उदासीन है। अभी भी समझ गए हो ना, उदासीन का मतलब उसके अंदर चार्ज है लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसलिए वो उदासीन है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप कंडक्शन मेथड करोगे, यानी टच नहीं करोगे। अब तुम यहाँ पर एक सिंपल से, ये आते नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड है। एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और फ्रिक्शन। क्लियर हो गया, उदासीन है। फिर तुम यहाँ पर एक चार्ज प्लेट ले आओ, कंडक्शन, ठीक है। चलो मैं प्लस प्लस वाली ले आता हूँ, पूरे प्लस प्लस से भरा हुआ है। इसको जैसे ही तुम इसके पास लाए तो होगा क्या, अभी छुए नहीं है, ठीक है। छुआ दोगे तो कौन सा वाला है, कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में विदाउट टच, यानी टच नहीं है, और टच करोगे तो ट्रांसफर होने लगेगा चार्ज तुरंत प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक बॉडी लाए जो कि प्लस चार्ज है, अभी कॉन्टेक्ट में नहीं है वो, तो होता क्या है, प्लस चार्ज अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो इस बॉडी पर होने क्या लगेगा, इस बॉडी पे ऐसे कुछ होने लगेगा, इस बॉडी पे क्या होगा, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, यानी इधर की ओर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, है, और इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। ये तो होगा। ऐसे अभी भी क्या चार्ज आ गया इस पर, नहीं,
इस पर चार्ज नहीं आया है अभी, ये पोलराइज हो गई है, ध्रुवित हो गई है। क्या हो गई है? आगे जाके आपको मिलेगा पोलराइज। कैसी होगी? पोलराइज। ठीक है, पोलराइज यानी ध्रुवित। अभी ये ध्रुवित हुआ है, यानी प्लस चार्ज एक साइड आ गए और नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गए, एक तरफ आ गए। ठीक है, अभी भी उदासीन है। अभी क्या है? उदासीन है। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक प्लस एक नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने क्या किया, इस चार्ज को, ये जो तुम्हारा कंडक्टर वाला चार्ज जिसपे पोलराइज हो गया, उसको कनेक्शन दिया अर्थ से। ठीक है, या कोई दूसरी बॉडी तुम ला सकते हो अपोजिट चार्ज वाली, अर्थ से दे दिया। और अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सागर है, इलेक्ट्रॉनों का सागर है। ये क्या है? जो अर्थ होती है वो इलेक्ट्रॉनों का सागर होती है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का सागर। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे, भागेंगे, प्लस को डिसमिस कर देंगे हैं। तो बचेगा क्या? केवल और केवल इसके बाद आपके पास जैसे ही प्लस चार्ज खत्म होगा, इसके अंदर नेगेटिव की एक्सेस हो जाएगी और जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कोई बोलता है पॉजिटिव कर दो, तो यहाँ पर जो तुम दूसरी बॉडी लाए थे वहाँ, अगर इस बॉडी को कोई बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज बना दो, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लिया होगे। तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी क्या करेगा? अपनी तरफ प्लस को खींचने लगेगा। अपनी तरफ प्लस को खींचेगा, ऐसे इधर साइड नेगेटिव आ जाएगा। फिर अर्थ से कनेक्ट नहीं करना, कोई दूसरा चार्ज ले आना। या तुम्हें अभी क्या करना था, अर्थ से कनेक्ट नहीं करते, या तुम इसको अभी नेगेटिव चार्ज आया, अभी अर्थ से किया, कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज वाले को ले आते, कनेक्ट कर देते पॉजिटिव चार्ज वाले, तो पॉजिटिव वाला चार्ज इसको अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव वाले को खत्म कर देता है या नहीं कर देता है? नेगेटिव वाले को जैसे ही खत्म करता है तो वो सब बॉडी के अंदर पॉजिटिव बॉडी चार्ज की एक्सेस हो जाती है, और जो तुम्हारी बॉडी है वो कैसे बन जाती? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? आया? समझ में आया? चलो आगे बढ़े। ठीक हो गया? इतनी बात क्लियर हो। अब आता है हमारे पास बाय फ्रिक्शन मेथड, यानी फ्रिक्शन मेथड से कैसे आप कर सकते हो। तो फ्रिक्शन मेथड वाला तो तुम्हें पता ही है, बहुत ही इजी होता है। कैसे? जैसे आप फ्रिक्शन मेथड से, फ्रिक्शन का मतलब ये रगड़ दो है। फ्रिक्शन मेथड से क्या होगा? चार्ज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। पहले आप बचपन में क्या करते थे, यहाँ पर सर स्केल लगा के, सर में अगर तेल लगाए तो ऐसे ऐसे रगड़ के, ठीक है, फिर वहाँ पर कागज या जो भी होते थे स्केल को ऐसे लेके आते थे, फिर क्या होता था? कागज चपकने लगते थे। कौन सा मेथड है? बाय फ्रिक्शन मेथड। यानी तुमने इसको फ्रिक्शन किया, इस पर कुछ स्केल पे चार्ज आया, और चार्ज आने पर वो जो कंडक्टर तुम्हारे पास ये कागज था कंडक्टर, वो चपकने लगा इस पर। क्लियर होगा? या तुमने बलून फुलाए होंगे, बलून को रगड़ के दीवार में चिपका देते थे। ये है कहानी फ्रिक्शन मेथड की। ठीक है, यानी फ्रिक्शन मेथड से होता क्या है, तुमने दो बॉडी लाए जो कि अभी न्यूट्रल है, अब इनको तुमने रगड़ दिया, इन दो बॉडियों को रगड़ दिया ऐसे ऐसे है, तो होगा क्या? यहाँ हीट जनरेट होगी। अच्छा, होने से, हीट जनरेट होने से यहाँ पर जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जहां पर हीट आने से वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, आउटर सेल को। होता क्या है? फ्रिक्शन किया, हीट, काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी आने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी आने से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी आउटर सेल को छोड़ देंगे, आउटर सेल को, इसकी जो बाहरी कक्षा होगी उसको छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे ही छोड़ेंगे दूसरा वाला उसको ग्रहण कर लेगा, है, एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जिसने छोड़ा वो पॉजिटिव चार्ज, जिसने एक्सेप्ट किया वो नेगेटिव चार्ज। तो यानी अगर मैं बोलूँ, ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल कैसा है। अब मैं बोलता हूँ कि ये वाले से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, इससे भी आ सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसे तुमने फ्रिक्शन किया तो हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी आने से इनके बीच में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे ये सब उधर भाग गए। क्लियर हुआ? तो इधर भागे तो हुआ ये कि इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज बच गया और इस वाले पे इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए, तो उसने एक्सेप्ट किया, उधर नेगेटिव चार्ज आ गया।
क्लियर हुआ? तो बाय फ्रिक्शन मेथड से भी हमने सीख लिया कि चार्ज कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कूलाम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट ये मान के चलिए आपको हर जगह मिलेगा आगे आगे आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कूलाम लॉ। यानी कूलाम लॉ ये बताता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ कि कूलाम लॉ ये बताता है जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे चार्ज होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मैंने बोला कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कोई ना कोई फोर्स होगी उन दोनों को जोड़ने के लिए, है खींच रही है या रिपेल कर रही है। तो उसी फोर्स को हमारे कूलाम लॉ, कूलाम भाई साहब ने बताया है, ठीक है, कूलाम ने। तो कूलाम ने इसी फोर्स के बारे में बताया कि ये जो चार्जेस हैं वो किस फोर्स से इन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। आगे मन लगा के पढ़ते रहिए।